Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and now let us do the remaining numericals of chapter number 12 electromagnetic induction. तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है देखते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरेज which is 1.75 meter long traveling on a level ground with a uniform velocity of 50 km per hour. और यहाँ पर क्या दिया है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू बी 5 × 10⁻⁵ टेस्ला. तो चलो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हमें कुछ इस तरह का कंडीशन दिया है कि मान लो कि ये कोई रेलवे ट्रैक है और ये इसके क्या है, व्हील्स हैं, ठीक है. और इन व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया है, लेंथ 1.75 मीटर, राइट. और यहाँ पर हमें क्या बोला है, जो रेलवे कैरेज है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है. ओके, तो इसकी वेलोसिटी दिया है 50 किलोमीटर पर आवर. और इसको क्या बोला है कि इसमें वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है. वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है. तो अब देखो इस केस में क्या होगा कि जब ये रेलवे कैरेज v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड को कट करने का मतलब ये फ्लक्स कट करेगा. फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो वही ईएमएफ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला. और हमें निकालना क्या है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो देखो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्रांजिशनल मोशन वाला. क्यों? क्योंकि ये रेलवे कैरेज कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांजिशनल मोशन. और ट्रांजिशनल मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = BLV. सो देयरफॉर वैल्यू पुटअप करते हैं तो BV की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁵. लेंथ कितना है 1.75 और वेलोसिटी कितना दिया यहाँ पर 50. अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, राइट. सो देयरफॉर इसे हम पहले सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कुछ इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ. 1.75, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50 × 10 की पावर क्या बचेगा, -5/18, राइट. अब इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो E अब देखो इससे मल्टीप्लाई करना तो आसान है. अगर आप लॉग से बचना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना इसे सिंप्लीफाई कर लो. तो ये कितना हो जाएगा 1.75 × अब मुझे पता है 5 5 कितना होता है 25. तो 5 हो जाएगा, बैलेंस 2, 5 2 10 to 12, राइट, इंटू 10⁻⁵ अपॉन क्या आएगा 18. अब अगर आप यहाँ पर लॉग एंटी लॉग यूज़ करना चाहते हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो. या तो आप क्या करो, क्योंकि हमें 3 डिजिट तक का तो मल्टीप्लिकेशन आता ही है, तो साइड में वहाँ पर दिखा दो कि 175 × 1250 और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड कर दो. या दूसरा तरीका है कि आप इसका सीधा लॉग एंटी लॉग ले लो. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 12.2 × 10⁻⁵ वोल्ट. अब ये आंसर जो आपको मिला है यहाँ तक सही है, ठीक है, लेकिन बुक में जो दिया है वो किस में दिया है, मिली वोल्ट में. मिली वोल्ट में लाना कोई कंपलसरी नहीं है. ओके, तो अगर आपका आंसर यहीं तक आता है तो आपको यहीं तक लिखना है. जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपको आंसर मिली वोल्ट में लाना है कि माइक्रो वोल्ट में लाना है, तब तक कोई कंपल्शन नहीं बनता है. सो देयरफॉर अगर मुझे इसे मिली वोल्ट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं 2 पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0.122 और यहाँ पर पावर कितना बचेगा 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2 पावर यहाँ से कम हो जाएंगे. सो देयरफॉर E = 0.122. हमें पता है कि 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिली और ये क्या हो गया, वोल्ट. तो ये हमें आंसर मिल गया कि व्हेन द रेलवे कैरेज मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ v और जब ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.122 मिली वोल्ट. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है. द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज 10 मिली हेनरी. इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड, calculate the value of induced EMF in the other coil and also calculate the value of induced charge passing through the coil if its resistance is 5 ohm.
तो सबसे पहले गिवन कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन में क्या बोला है कि 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, यानी m की वैल्यू दिया है और वो कितनी है 10 मिली हेनरी। तो जब हम मिली हेनरी से इसे हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ हेनरी, राइट। और क्या गिवन है यहाँ पर, इफ़ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर। जैसे कि हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल होती है, तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, इनिशियली कितना करंट था 5 एम्पियर और बाद में कितना करंट हो गया 1 एम्पियर, राइट। कितने टाइम में, यहाँ पर टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने को क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बताओ कि फिर ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ होगा सेकेंडरी कॉइल में। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओहम। दूसरा हमें ये बताना है कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा जब रेजिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर 5 ओहम, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, हमें ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल निकालना है और चार्ज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल निकाल लेते हैं। अब देखो सिंस यहाँ पर हमें गिवन है एम की वैल्यू दी है और करंट इन द प्राइमरी कॉइल की भी वैल्यू गिवन है, टाइम भी दिया है, तो हम ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम और ये क्या हो जाएगा dIP/dt, है ना, क्योंकि करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल के होने की वजह से ही सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा ES इज इक्वल टू M और ये dIP मतलब चेंज इन करंट। चेंज इन करंट क्या हो रहा है, देखो यहाँ से चेंज इन करंट क्या हो जाएगा फिर आपका IP2 माइनस IP1 अपॉन dt। मैंने मोड इसके लिए लिया है ताकि अगर आंसर माइनस में भी रहे इसके अंदर का तो बाहर निकल के क्या हो जाए प्लस, क्योंकि जो हम मैग्नीट्यूड में इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर हमारा किस में आना चाहिए, प्लस में। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा ES इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m की वैल्यू है 10 × 10⁻³ और IP2 कितना है यहाँ पर 1 और ये कितना है -5 अपॉन dt कितना है 0.2। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ और इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, अपॉन ये क्या है 0.2। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 100 × 4 × 10⁻² अपॉन 2, क्योंकि जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, राइट। अब इसे आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो, इसे बाई कट कर लो तो यह 2 हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 200 × 10⁻²। सो देयरफॉर सॉरी यहाँ पर कितना है -3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 0.2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में 0.2 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दूसरा जो चीज़ गिवन है वो फाइंड आउट करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओहम, यानी कॉइल से कितना चार्ज पास होगा जबकि उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओहम। तो इंड्यूस्ड चार्ज हमें निकालना है। सो देयरफॉर इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसके लिए हम लोग फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dφ/dt, राइट। अब यहाँ पर देखो ईएमएफ का हमें फॉर्मूला पता है, एज ईएमएफ क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज ई क्या होता है E इज इक्वल टू IR, है ना, जैसे V इज इक्वल टू IR तो यहाँ पर क्या होता है E इज इक्वल टू IR। तो E की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ I × R और dφ/dt। सो सिंस मुझे पता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नथिंग बट I × T होता है, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा I × dt इज इक्वल टू dφ/, क्या हो जाएगा ये R। अब देखो I × dt किसके बराबर हो जाएगा, dq के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू dφ को मैं अगर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dφ को लिख सकते हैं E × dt अपॉन R। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यू है यहाँ पर, EMF हमने निकाल लिया है 0.2, dt की वैल्यू अपने पास गिवन है और R की भी वैल्यू अपने पास गिवन है। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर dq इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 0.2
और dt कितना दिया है 0.2, r की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.04/5। सो देयरफॉर dq इज इक्वल टू, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो फिर ये कितना आएगा 0.008, राइट। और कूलम का यूनिट क्या होता है चार्ज। सो देयरफॉर अगर हम इसे मिली कूलम में लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आंसर हमारे बुक में गिवन है वो किस में है, मिली कूलम में है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻³ क्योंकि जब मैं इधर 3 डिजिट शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा 10⁻³ कूलम। सो देयरफॉर 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं मिली, तो ये हो जाएगा 8 मिली कूलम, तो इतना चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। एन EMF ऑफ 96.0 millivolt इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन में यहाँ पर क्या गिवन है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट इज 96 मिलीवोल्ट, ये दिया है हमें। 96.0 का मतलब 96 हो गया। उसके बाद और क्या गिवन है कि जो बोल रहा है कि व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। तो करंट इन द नियर बाय कॉइल का मतलब है करंट इन द प्राइमरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना है 1.2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताना है कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू M, ये क्या होगा dIP/dt। सो देयरफॉर अगर मुझे M निकालना है तो क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू E dIP/dt। सो देयरफॉर मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 96 मिली का मतलब क्या होगा 10⁻³ और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 1.2, तो ये हो जाएगा 1.2। सो देयरफॉर ये क्या होगा M इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ 960 × 10⁻³ सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू, इसे हम कट करेंगे तो कितना मिलेगा 80 × 10⁻³ सो देयरफॉर अगर यहाँ तक भी आपने आंसर लाया सो इट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 10⁻³ और 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं तो देयरफॉर इसको मैं फाइनली लिख लेता हूँ 80 मिली हेनरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्शन, इतना म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L1 क्रॉस सेक्शन एरिया A हैविंग N1 टर्न्स, ठीक है। तो N1 टर्न्स किसका है प्राइमरी कॉइल का, हैज़ अ स्मॉल कॉइल ऑफ N2 विच इज सेकेंडरी कॉइल वाउंड अबाउट इट्स सेंटर, डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमारे को क्या बोला है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। तो ये सपोज करो क्या है एक सोलेनॉइड है, राइट। इस सोलेनॉइड को हम क्या मान ले रहे हैं कि ये हमारी क्या है प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना मान लेते हैं N1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, ठीक है। और यहाँ पर हमें गिवन कंडीशन में क्या बोला है कि इस सोलेनॉइड में एक हमने कॉइल को इसके ऊपर वाउंड कर दिया, मतलब लपेट दिया, कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या बन गया सेकेंडरी कॉइल बन गया। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या मान लेंगे हम लोग N2 मान लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या फ्लो होगा करंट, करंट क्या हो जाएगा आपका I, राइट। तो अब इस केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो निकालना है दैट इज कि इन दोनों के कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M क्या होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड की इस सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कितना होगा। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड, फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड कितना होगा, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है MIP, राइट। क्योंकि इस कॉइल में जो भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल यानी सोलेनॉइड में जो भी करंट चेंज होगा उस हिसाब से सेकेंडरी कॉइल में EMF
या फ्लक्स चेंज होगा, जिसके वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो देयरफॉर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड हमें फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है NBA, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो किसका है? सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल को हम क्या मान रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब यहाँ पर देखो जो B है, बट ये जो B है ना, B का मतलब क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू नॉट NI। और यहाँ पर करंट क्या फ्लो होगा? IP, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। एंड ये जो N है ना, इस N को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सिंस प्राइमरी कॉइल है यानी सोलेनॉइड है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या बोल देंगे? N1। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड क्या बन जाएगी? न्यू नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1/L, और करंट क्या हो जाएगा? IP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस B की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देते हैं। सो देयरफॉर देखो ये क्या बन जाएगा? phi S इज इक्वल टू N2 को वैसे ही रखेंगे। B की जगह पर क्या आ जाएगा? अब ये B की जगह पे आ जाएगा न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? N1/L, और ये क्या हो जाएगा आपका? IP। ठीक है, B की वैल्यू रख दिया, और एरिया क्या हो जाएगा? A। अब हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 तो क्या होगा कि ये phi S कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? MIP इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो इसको मैं लिखता हूँ न्यू नॉट N1 N2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? A इंटू IP/L। तो यहाँ से करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कोइल क्या हो जाएगा? कैंसल। सो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कोइल क्या मिला? न्यू नॉट N1 N2 A/L। जो हमारा बुक में जो गिवन आंसर है उसमें L लिखना वो भूल गए हैं, तो मेक श्योर कि ये इसका करेक्ट आंसर है, राइट। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर ईच हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 200 × 10⁻6 हेनरी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग इज 4 × 10⁻6 हेनरी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कोइल रीचेस टू द अदर? तो बेसिकली ये हमें किसका केस दिया है कि यहाँ पर दो कॉइल हैं और दोनों कॉइल का यहाँ पर इंडक्टेंस दिया है और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो जैसे कि हमें पता है इसमें दो कॉइल है, तो एक कॉइल का इंडक्टेंस दिया है L1, कितना दिया है? 200 × 10⁻6 हेनरी, और दूसरे कॉइल का भी इंडक्टेंस कितना दिया है? 200 × 10⁻6 हेनरी। और उन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 4 × 10⁻6 हेनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन है। और हमसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेस टू द अदर कॉइल। सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स पहुँचेगा, उसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। सो देयरफॉर अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर दो इंडक्टर की वैल्यू दी है और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास एक कॉइल होती है, ये सपोज करो एक कॉइल है, और इस कॉइल के ऊपर हम क्या करते हैं? ऐसे एक दूसरे कॉइल को कपल्ड कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम K से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पहले कॉइल का इंडक्टर हो जाएगा L1, दूसरे कॉइल का इंडक्टर L2, और इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? M। तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है? K की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? K = M/√of L1 L2, राइट। अब यहाँ पर L1 L2 तो है इंडक्टर, इनकी वैल्यू गिवन है, तो लिख लेते हैं। M की वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻6 अपॉन में क्या आ जाएगा? √of L1 और L2 की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। अब अगर आप इसे देखोगे तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? इंडक्टर की जो वैल्यू है इसको L1 को क्या लिख सकता हूँ? L1 = 2 × 10⁻4 हेनरी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 10⁻2 होगा, इससे कम हो जाएगा 2, तो 10⁻4। उसी तरीके से L2 कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻4 हेनरी। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं, 2 × 10⁻4 और 2 × 10⁻4। तो देयरफॉर ये क्या बनेगा फिर? K = 4 × 10⁻6
अपॉन क्या हो जाएगा देखो रूट ऑफ, अब क्या होगा अगर हम इसका रूट में तो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 4 और इसका पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, अब देखो इससे मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 और जब पावर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाता है -4 हो जाएगा ये, राइट। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा k इज इक्वल टू 2, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +4 का मतलब क्या है कि बचेगा यहाँ पर 10 की पावर -2। सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या मिलेगी 0.02। लेकिन हमें जो ये निकालना है कि कितना फ्लक्स सेकंड कॉइल में पहुँच रहा है वो परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर परसेंटेज जस्ट हमें करना क्या है कि इस वैल्यू को आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई विथ 100 तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 2%। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। ए टोरॉइडल रिंग मेड फ्रॉम अ बार ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ सर्कल. It is wound tightly with 100 turns per centimeter. If the permeability of bar is equal to that of free space, calculate the magnetic field inside the bar when the current is circulating through the turn is 100 ampere. Also determine the self inductance of the coil. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक टोरॉइडल रिंग के बारे में बात की गई है और उसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इंडक्टर L निकालना है। और तो गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला है कि एक लेंथ ऑफ वायर है 1 मीटर का, है ना। हमने क्या किया, इस लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर को एक सर्कल शेप दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे सर्कल शेप दे दिया। अच्छा, इसमें गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन दिया है कि जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर और इसमें डायमीटर की वैल्यू दिया है, कितनी डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम रेडियस क्या निकाल लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस को मीटर में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, राइट। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसका रेडियस फिर आपको कितना मिल जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, मान लो कि क्या है, इसका रेडियस r है, ओके। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि इसमें हमने क्या किया कि टर्न्स कर दिया कॉइलिंग के 100 टर्न्स। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें 100 टर्न्स कर दिए, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I फ्लो हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट दिया है, वहाँ पर कितना दिया है, n की वैल्यू दिया है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। कितना दिया है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। लेकिन ये तो SI यूनिट के फॉर्म में नहीं है, SI यूनिट के फॉर्म में इसे किस में होना चाहिए था 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज n की वैल्यू क्या होती है n/L। तो यहाँ पर कितना हो गया 100 टर्न्स n हो गया और L क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर। तो हम मीटर में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -2। तो जब ये 10 की पावर -2 ऊपर आएगा तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। सो देयरफॉर n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 टर्न्स पर मीटर। तो ये हमारा क्या बन गया SI यूनिट के फॉर्म में, राइट। 100 मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 तो कितना हो गया 10 की पावर 4। सो अब हमें ये निकालना है कि जब इस कॉइल से हम करंट पास करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेसिकली, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, इंडक्टर, ओके। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड का फॉर्मूला क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड वही है न्यू नॉट NI। क्या फॉर्मूला होगा, न्यू नॉट NI। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू न्यू नॉट की वैल्यू तो पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10 की पावर 4। अच्छा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट गिवन है हमें 100 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा 100। सो देयरफॉर B की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू 4, ठीक है, या 4 पाई लिख लो, इंटू 10 की पावर -7 है तो इसे मैं 10 की पावर -7 लिखता हूँ, इंटू ये 10 की पावर 4 है और यहाँ से कितना बन जाएगा ये 10 की पावर 2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -1, है ना। सो देयरफॉर B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू
3.14, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -1। देखो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो कोशिश करो कि उसे कितना अच्छे से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमें बड़े कैलकुलेशन से बच सकें और लॉग टेबल बुक का यूज़ करने से बच सकें और ताकि हमारा टाइम भी कम लगे। अब यहाँ पर मैं आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12। तो ये आंसर कितना आ जाएगा फिर 12.56 इंटू 10 की पावर -1। सो देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1 है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1.256 और इसका यूनिट होता है टेस्ला। तो ये हमें क्या मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर फॉर इंडक्टर के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। अब आप देखो यहाँ ये तो एक मीडियम है, टोरॉइड तो एक मीडियम है, तो इसके केस में हम न्यू नॉट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गिवन हमें क्वेश्चन में कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ आना क्या चाहिए था, न्यू आना चाहिए था, न्यू, ठीक है। बट क्या हो गया है कि यहाँ पर कंडीशन में ऑलरेडी बोला है कि परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके लिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और n स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो n की वैल्यू है 10 की पावर 4 तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 8। एरिया हमें गिवन है क्या, एरिया हमें गिवन नहीं है, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर, है ना। एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर इंटू लेंथ अपने को दिया है 1। सो देयरफॉर यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 4 पाई इंटू पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -7 है और 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा, इंटू r बचाना है यहाँ पे r स्क्वायर। तो अब देखो r की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10 की पावर -2, तो इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये डेसिमल चला गया, अब इसको स्क्वायर करना बहुत आसान हो गया। तो अगर मैं इसका 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, राइट। और 1 का तो मल्टीप्लाई करके मतलब नहीं है। सो देयरफॉर फाइनली क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, अच्छा पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप हमेशा याद करके रखो क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। पाई स्क्वायर इज़ 9.85 और आप 9.86 भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप ले सकते हो, तो ये मैं लिख देता हूँ 9.85 लिख दो या 86 लिख दो, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ 9.86, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं लिखता हूँ 25 इंटू 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -6 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 की पावर -5। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें दिखने में तो ये टफ दिख रहा है लेकिन इसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें पता है 25 4 जा कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 9.86 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -5। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 986 इंटू 10 की पावर -5। या अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ये कर लो, 9 इंटू 86 इंटू ये 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और ये कितना है 10 की पावर -5, तो यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9.86 इंटू 10 की पावर -3। और हमें पता है 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली। सो देयरफॉर इंडक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.86 मिली हेनरी। सो ये हमें क्या मिल गया, इंडक्टर, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड फिल्स अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस s in a horizontal plane. If b is changing with time, find the induced electric field. तो यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ओके। सो देयरफॉर इन क्वेश्चन नंबर 17 क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं कि वहाँ पर एक बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसे आप ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर क्या बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। याद रखना आप, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना बोला है यहाँ पर, s दिया है, इसका रेडियस कितना है s, ठीक है। सो देयरफॉर हमें क्या निकालना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो देयरफॉर हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ -d∅/dt। अब आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पर हमारे पास कोई गिवन वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज़ नहीं है तो हम नेगेटिव साइन को कंसिडर कर सकते हैं।
सो देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी, और फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू होती है बी इंटू ए अपॉन डी टी। सो देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज हो रही है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रही, तो इसको आप बाहर नहीं ले सकते हो। हम बाहर किसको निकाल सकते हैं, एरिया को, तो एरिया बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, डी बी बाई डी टी। सो देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ए, और ये फाइनल क्या बन जाएगा, अच्छा ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रेडियस कितना है एस, तो ये हो जाएगा पाई एस स्क्वायर, और बचा क्या, डी बी बाई डी टी। तो ये हमें मिल गया आंसर। तो ये काफ़ी सिंपल आंसर था। सो इस तरीके से इस चैप्टर में जो भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए थे एक्सरसाइज में, उनके न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं।